ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर में आज हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है, जिसे छोटी समस्या समझकर हम अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल के धड़कन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, यानी हार्ट की रिदम प्रॉब्लम से। आखिर हार्ट रिदम की समस्याएं क्या होती हैं, इनके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किन मरीजों को दवा से फ़ायदा मिल सकता है और किन्हें आधुनिक प्रक्रियाएं जैसे ईपीएस या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन यानी आरएफए जैसे और या पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जाने माने कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव कुमार मित्तल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बड़ी और कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसको आमतौर पर लोग जिस पर ध्यान ही नहीं जाता, हार्ट की जो धड़कन है वो कई बार बढ़ जाती है और कई बार घट जाती है और इसे नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है, क्योंकि जनरल चेकअप में सब पता नहीं लगता है, ईसीजी भी सही आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनकी सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है। तो जो एरिथमिया है, इसके पीछे इस बीमारी को कैसे पहचाना जाए, आम आदमी कैसे पता लगाए कि उसकी ये प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, तो एरिथमिया मतलब या तो धड़कन का बढ़ना या फिर धड़कन का कम होना जी। उसके कई लक्षण हैं। जैसे कि कई बार मरीज को अगर धड़कन बढ़ती है तो धड़कन फील होती है, उसको पैल्पिटेशन बोलते हैं जी। कई बार मरीज की सांस फूलने लग जाती है जी। कई बार चेस्ट पेन भी होता है। कई बार अगर देखें कि चक्कर आने लगते हैं, इवन कई बार बेहोशी भी आने लगती है। बेहोश होके कई बार आप फॉल भी हो सकता है। धड़कन के कम होने के कारण में भी कई बार सांस फूलती है, चक्कर आने लगते हैं, इवन कई बार बेहोशी भी होने लगती है। और कई बार बेहोश होने के साथ में अगर आप फॉल हो रहे हैं तो इंजरी भी हो सकता है। इंजरी होने के कारण में आपको इवन कई बार डिमाइस भी हो सकते हैं। और इवन अगर धड़कन जैसे कई बार बहुत देर तक ज़्यादा रहे या बहुत देर तक कम रहे तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये नॉर्मल जो धड़कन की प्रॉब्लम है, ये कॉमन सिम्टम भी करते हैं और ये कई बार जान के लिए घातक भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर अपन बात करें सर एरिथमिया की, तो ये कितने तरह की इसमें समस्याएं आती, क्या क्या बीमारियां इसमें देखने को मिलती है, थोड़ा सा और अगर आप इस पे वो करें। हाँ, तो जो धड़कन की जो समस्याएं होती हैं, जैसा मैंने बताया कि धड़कन की समस्याएं दो तरह की होती हैं। जैसे धड़कन का जो बढ़ना है जैसे टेकी एरिथमिया, धड़कन का कम होना जैसे कि ब्रेडी एरिथमिया। ये नॉर्मली भी कई बार धड़कन बढ़ती है, जैसे हम चलते हैं तो धड़कन बढ़ती है, कई बार हम सो जाते हैं तो धड़कन कम होती है, वो नॉर्मली होता है। लेकिन एबनॉर्मली अगर धड़कन बढ़ती है उसको एरिथमिया बोलते हैं। उसको एबनॉर्मली अगर धड़कन जैसे कि बढ़ रही है उसको टिकी एरिथमिया बोलते हैं, अगर धड़कन कम हो रही है उसको ब्रेडी एरिथमिया बोलते हैं। तो ये अभी इनमें अगर देखें जैसे कि धड़कन का जो कम होना है वो कई बार हार्ट ब्लॉक में होता है। जैसे पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो जाते हैं। हार्ट ब्लॉक, हार्ट के अंदर में अपने इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफॉल्ट के कारण में, जैसे हार्ट के अंदर में साइनस नोड होता है, हार्ट के अंदर में एबी नोड होता है, हार्ट के अंदर में पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं, उनके डिफॉल्ट के कारण में भी ये हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं। हार्ट ब्लॉक होने के कारण में जो समस्याएं होती हैं, जैसे धड़कन कम हो जाती है। धड़कन कम होने के कारण में जो हमने जैसे पहले बताया, जैसे कि कई बार सांस फूलना होता है, कई बार चक्कर आते हैं, कई बार बेहोशी भी हो सकती है और कई बार इवन सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। अभी धड़कन के जैसे कम होती है तो उसका जो इलाज है जनरली वो दवाइयों से नहीं होता है, उनमें पेस मेकर लगता है।
जबकि जो धड़कन का जो बढ़ना है, जो धड़कन बढ़ जाती है, एबनॉर्मली कई बार धड़कन बढ़ जाती है, जिसके कारण में मरीज को इवन कई बार धड़कन ऐसे फील होती है, जी कई बार चेस्ट पेन होने लगता है, कई बार सांस फूलने लगती है, कई बार इवन चक्कर भी आने लगते हैं। वो उनके लिए मेडिसिन भी होती हैं और उनके लिए ईपीएस आरएफए भी होता है। ओके तो किन पेशेंट में मेडिसिन लगती हैं, किन पेशेंट में ईपीएस आरएफए लगता है, जनरली जो धड़कन जो होती है जो कि जो सिम्टोमेटिक कम होती है जी। और जो कि बहुत कम बार हो रही है, उनमें कई बार मेडिसिन भी देते हैं। ओके। लेकिन जो धड़कन बार बार हो रही है और ज़्यादा सिम्टोमेटिक है, जी। उनमें ईपीएस आरएफए बेटर रहता है। एज के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो किस एज में ज़्यादा, क्या सिर्फ बुजुर्गों में होती है या युवाओं में और बच्चों में भी ये देखने को मिलती है? हाँ, तो ये समस्याएं किसी भी एज में हो सकती किसी है भी पहले तो। ओके, बड़ी बात। और जी। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो कि ओल्ड एज वाले होते हैं, जी। उनमें हार्ट ब्लॉक की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। जी उनके कारण में धड़कन कम हो जाती है। ओके। ठीक है। जबकि जो बच्चे होते हैं, जो कि यंग एज के होते हैं, जी। उनमें जो तेज धड़कन की होने वाली समस्याएं ज़्यादा होती हैं। जी ये जो समस्याएं होती हैं, ये समस्याएं जो होती हैं, वो इवन कई बार यूट्रो में भी हो सकती है। इन यूट्रो मतलब है कि जो बच्चा जब बन रहा है, इवन ओके, उसमें भी हो सकती है। ओहो, बहुत बढ़िया। जी और बच्चों में जो ये समस्याएं होती हैं, वो कई बार जान के लिए घातक होती हैं। कई बार जी। बच्चों में भी सडन कार्डियक डेथ होती है इनके ओहो, कारण। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत जानकारी दी। तो आपको बताएं कि ये जो एरिथमिया की प्रॉब्लम है वो एज बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बुजुर्गों में ज़्यादा होती है, लेकिन युवाओं में और बच्चों में भी हो सकती है। इवन जो बच्चा अभी गर्भ में पल रहा है वो भी इसका शिकार हो सकता है। इतनी बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बताई। जैसे जैसे हमारा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दूर दूर से हम तक वीडियोस पहुंच रहे हैं, उनमें कई बार ऐसे विजुअल्स, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि आदमी रेस्टोरेंट में पहुंचा, उसने खाना मंगाया और खाना टेबल पहुंचे उससे पहले बात करते करते वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसे कई जगह, कहीं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है या किसी शॉप के बाहर खड़ा है, स्पॉट पे उसकी डेथ हो रही है। बच्चों में और बुजुर्गों में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या इसमें इस तरह की प्रॉब्लम भी शामिल है? उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या बड़े वजह इस तरह की मौत के पीछे आप देखते हैं? तो बच्चों में आपने ये एक अच्छी चीज़ पूछी कि बच्चों में भी सडन कार्डियक डेथ होती है। जी। और ये उनमें ज़्यादा होते हैं जो कि फैमिलियल होते हैं। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री लोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके कोई भी फैमिली मेम्बर में भी इस तरह का हुआ था। ओके। तो इस तरह की समस्याओं को डायग्नोस करने के लिए बच्चे का एक ईसीजी, इवन नॉर्मल भी है बच्चा तो भी ईसीजी लेना इम्पोर्टेंट है। उससे कई बार हमें डिजीज़ के बारे में पता चलता है। कई बार जेनेटिक स्टडी से भी हमें डिजीज़ के बारे में पता चलता है। केवल जो ईसीजी और जेनेटिक स्टडी से ही हम बहुत सारे ऐसे बच्चों में सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इवन कई बार जो जिनमें बच्चों में सडन कार्डियक डेथ होती हैं, उनमें एक ऑपरेशन होता है जिसको कि सिम्पेथेक्टोमी बोलते हैं, वो भी बच्चों में इस तरह की डेथ को प्रिवेंट करता है। बड़े लोगों में भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं जो कि कई बार वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के कारण में होती हैं, एक तरह का जो कि वो तेज धड़कन के होने के कारण में होती हैं। उनमें अगर देखें तो हमारे जैसे इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर होते हैं, आईसीडी होते हैं, वो इस तरह की डेथ को प्रिवेंट करते हैं। और उनको किस तरह से, अगर पेशेंट को कई बार ऐसा है कि ये इवेंट जो होते हैं, इवन फर्स्ट इवेंट भी जो है वो घातक होता है। अगर लेकिन फर्स्ट इवेंट से अगर वो सरवाइव किए हैं तो उसको फुल्ली इवेलुएट करना है और उसको लाइटली कभी नहीं लेना है, क्योंकि अगर एक बार इवेंट हुआ है तो वो वापस से भी आपको हो सकता है। और उनमें जो कि एडल्ट्स में आईसीडी जो है, इस तरह के जो मरीज होते हैं, उनमें जान बचाने का काम करती है। बहुत बढ़िया। आपने डॉक्टर साहब, एक सीपीआर के भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि ज़रा सा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग भी गाइड करते हैं, और काफ़ी, क्या सीपीआर का भी इसमें कुछ रोल रहता है अगर समय? बिल्कुल। अगर कोई भी जो भी इवन कोई बच्चा है या फिर कोई भी यंग एज या फिर कोई भी ओल्ड एज,
कोई भी कभी बेहोश हुआ है और आप देख रहे हैं जो पल्स है हम या तो यहाँ पे फील करते हैं या फिर कई बार पैर में भी पल्स फील होती है या फिर कई बार गर्दन में भी पल्स फील होती है। आप देखें कि पल्स कहीं भी नहीं आ रही, पल्स नहीं आ रही है तो आपको सीपीआर देना है। वो सीपीआर जो है वो बहुत सारे केस में जान बचाने का काम करता है। इवन आप देखेंगे कि कई बार जो कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर कई बार इवन बड़ी सिटीज़ में जो रोड साइड भी डिफिब्रिलेटर लगे हुए हैं कि कई बार ऐसे मरीजों में अगर शॉक देने से भी वो जान बच जाती है। तो सीपीआर एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है। बिल्कुल। तो सीपीआर से अगर आपने किसी की जान बचा ली है तो कोशिश करिए कि उस पर थोड़ा फोकस किया जाए। उसका नॉर्मल ईसीजी, अगर वो बच्चा है तो नॉर्मल ईसीजी भी लेकर एक बार डॉक्टर साहब को दिखाया जाए, ताकि अगर बीमारी गंभीर स्थिति में पहुंचने वाली है तो उसे प्रिवेंट किया जा सके और इस बीमारी से उसे बचाया जा सके। अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है और बच्चों में भी छोटे मोटे सिम्टम्स देख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा उस पर उन्हें केयर करिए। ईसीजी करवा के एक बार नॉर्मल ईसीजी भी करके उसे चेक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ताकि उसका इलाज या उस पर पूरी तरह से आप फोकस रह सकें और इस ज़िंदगी को बचाया जा सके। इसके इलाज के क्या क्या विकल्प अभी इस समय उपलब्ध हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि या तो मेडिसिन भी है इसके लिए या फिर ईपीएस आरएफए भी है। मेडिसिन जो है वो जिनमें जो जैसे कि जो सिम्टम कम है और जो कि धड़कन जैसे कि कम बार हो रही है उनके लिए कई बार मेडिसिन पे भी रखते हैं। लेकिन धड़कन बार बार हो रही है और ज़्यादा टाइम के लिए रह रही है, सिम्टम ज़्यादा हैं पेशेंट को, तो ईपीएस आरएफए जो कि इंटरवेंशनल जो ऑपरेशन है वो उनमें रहता है। अभी ईपीएस और आरएफए क्या है? ईपीएस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी होती है जो कि हार्ट जैसे नॉर्मल जो हम ईसीजी लेते हैं वो हार्ट के बाहर में ईसीजी के इलेक्ट्रोड लगा के लेते हैं। इनमें क्या होता है कि हमारे पास में एक कंप्यूटर सिस्टम होता है और हम हार्ट के नसों के थ्रू इलेक्ट्रिक जो कि उनको कैथेटर बोलते हैं, तो कैथेटर के थ्रू हम हार्ट में जाते हैं और हार्ट के अंदर में ईसीजी लेते हैं। उसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि इंट्राकार्डिक इलेक्ट्रोग्राम भी बोल सकते हैं उनको, या फिर सिग्नल्स जो कि हम हार्ट के अंदर में हम सिग्नल को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे सिग्नल डिटेक्ट होता है और उसके थ्रू हम डिफरेंट तकनीक के थ्रू हम उनको डायग्नोस करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आपने बताया कि जो दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक तो धड़कन बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा रिस्की सर कौन सा वाला होता है, बढ़ने वाला या कम होने वाला? रिस्की तो दोनों हो सकते हैं जी। धड़कन का जो कम होना है, हार्ट ब्लॉक है, उनमें सडन कार्डियक डेथ ज़्यादा होती है जी, और उनमें जो बेहोशी होना है वो ज़्यादा होता है। जो धड़कन के ज़्यादा होने वाली समस्याएं हैं उनमें भी दो तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे कि एक तो जो धड़कन बढ़ती है वो हार्ट के ऊपर के चैम्बर से आती है, वो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया बोलते हैं। एक होती है हार्ट के नीचे वाले चैम्बर से आती है जिनको कि वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया उनमें जो वो जान के लिए ज़्यादा घातक होते हैं, जबकि सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया जो होते हैं वो जान के लिए कम घातक होते हैं। जी जी। वो आपने बताया कि जब धड़कन बढ़ जाती है तो दवाओं से भी कंट्रोल होती है, लेकिन अगर कम हो रही है तो पेस मेकर ज़रूरी है। हाँ। तो पेस मेकर के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, कितने तरह के होते हैं सर? पेस मेकर जो हैं अभी पेस मेकर देखें तो पेस मेकर एक अपने को पता है कि पेस मेकर का जो काम क्या है। हार्ट में नॉर्मल पेस मेकर होता है एक, जिसको कि साइनस नोड बोलते हैं। वो हार्ट में जो पेस मेकर है वो काम करना बंद कर देता है, तो हार्ट में दूसरे पेस मेकर जैसे कि एवी नोड है वो काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन हार्ट में अगर ये पेस मेकर खराब हो जाते हैं, हार्ट के अगर खुद के पेस मेकर खराब हो जाते हैं तो हार्ट में बाहर से पेस मेकर हमें लगाना पड़ता है।
वो नॉर्मल जो कि अपने पेस मेकर अगर बोलें, जैसे कि एक एक तार वाला सिंगल चैम्बर पेस मेकर, एक 2 तार वाला ड्यूअल चैम्बर पेस मेकर, इस तरह के पेस मेकर होते हैं। बाकी पेस मेकर जो होते हैं वो हार्ट फेलियर में भी लगाते हैं, जो कि जिन मरीजों में हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और उनके कारण में जैसे सांस फूलती रहती है मरीजों को, तो उनमें 3 वायर वाला पेस मेकर लगता है, उसको सीआरटी बोलते हैं। सीआरटी, ओके जी। कई मरीजों में धड़कन बढ़ने को भी पेस मेकर ठीक करता है, उसको आईसीडी बोलते हैं। ओके। आईसीडी इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर होता है, जो कि जब धड़कन बढ़ती है तो वो शॉक दे देता है। शॉक देने के कारण में धड़कन कंट्रोल हो जाती है और मरीज जो जिस सडन कार्डियक डेथ से प्रिवेंट हो सकता है। पेस मेकर की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि पेस मेकर कई तरह के होते हैं। ज़्यादातर पेस मेकर जो हैं वो कम धड़कन अगर हो रही है तो उसमें काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गई है 100 से ज़्यादा तो भी पेस मेकर लगाया जाता है ताकि उसको शॉक देके वो धड़कन रोका जा सके। क्या इसमें कोई जो पेस मेकर अभी कोई नया एडवांसमेंट आ रहा है पेस मेकर्स में? बिल्कुल, अभी फिजियोलॉजिकल पेसिंग भी हो रही है जी। फिजियोलॉजिकल पेसिंग है कि जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल सर्किट है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट में पेसिंग सिस्टम लगाया जाता है। उससे जो हार्ट की पंपिंग है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर देखें तो हार्ट की पंपिंग कम नहीं होती है, इवन कई बार केसेस में इम्प्रूव भी हो जाती है। और तो वो डेफिनेटली मरीज के लिए बेहतर रहती है, क्योंकि कई बार इवन पेसमेकर लगाने के बाद में भी सांस फूलने की समस्याएं हो जाती हैं पेसमेकर के कारण में, तो वो उन तरह के मरीजों में नहीं होती हैं जी। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि पेसमेकर में भी लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं और कई ऐसे एडवांस पेसमेकर आ रहे हैं जो आपकी जीवन को ज़्यादा नॉर्मल तरीके से जीने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपने ईपीएस की बात करी सर, ईपीएस में 2D और 3D ईपीएस के बारे में भी कई बार सुनने को मिलता है, तो दोनों टेक्नोलॉजी में कौन सी बेहतर है और क्या फ़र्क है दोनों में? हाँ जी। तो 2D जो है वो एक एक्सरे सिस्टम है जी। एक्सरे, हम एक्सरे से हार्ट में कैथेटर्स को देख रहे हैं और सिग्नल्स को हम अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं जी। 3D सिस्टम में हमें हार्ट का मॉडल दिखाई देता है जी। हार्ट का जो मॉडल है वो कैथेटर्स की मूवमेंट से, कैथेटर की मूवमेंट से कंप्यूटर में क्रिएट होता है। ओके जी। तो दोनों में बेनिफिट क्या है या दोनों में अंतर क्या है अगर देखें तो 3D सिस्टम जो है, अगर आपको कंप्यूटर का हार्ट का मॉडल अगर आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो आप लोकलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं जी। आप कैथेटर को, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे कैथेटर चल रहा है। दूसरा, जैसे रोबोट होता है, रोबोट का काम है प्रेसीजन देना, उसी तरह से 3D सिस्टम है कि 3D सिस्टम प्रेसीजन देता है। ओके। अभी अपने को किस जगह पे धड़कन को ठीक करना है उसमें 3D सिस्टम प्रेसीजन देता है। और कई एरिथमिया ऐसे भी हैं जिनमें कि 3D सिस्टम जो है उसके कारण में डायग्नोसिस में भी हेल्प होता है, क्योंकि कलर कोडिंग सिस्टम होता है। तो 3D में कलर कोडिंग सिस्टम होता है। कलर कोडिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट सिग्नल को डिटेक्ट करके डिफरेंट कलर कोड देता है, उसके कारण में अपने को कई बार डायग्नोसिस में भी हेल्प होती है। अगर अब इस बीमारी की इलाज की बात करें सर डॉक्टर साहब, तो जो सबसे अच्छे उपकरण की बात या बेहतरीन उपकरण अगर राजस्थान के कंपैरिजन में उदयपुर के देखें तो कहाँ उपलब्ध हैं कि इस तरह से इसे डायग्नोज किया जाए और इसके इलाज के लिए जो उपकरण क्या होते हैं और कहाँ उपलब्ध हैं इस समय? हाँ जी। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो सिस्टम है जी, वो अपने राजस्थान में देखें तो जयपुर में अवेलेबल है जी, अपने उदयपुर में है जी, बीकानेर में है। उदयपुर में कहाँ अवेलेबल? उदयपुर में हम देखें तो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में हमारे में अवेलेबल है जी, RNT में अवेलेबल है। ओके, सिर्फ 2 जगह। हाँ ओके। तो गीतांजलि में जो अवेलेबल है भी उसमें वो कितने उसकी एफिशिएंसी की हम बात करें या उससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, और ऐसा और दूसरी जगह उपलब्ध नहीं होने के पीछे क्या वजह? हाँ तो ये जैसे रोबोट एक कंप्यूटर सिस्टम है, वैसे ये ही एक कंप्यूटर सिस्टम है जी। अगर देखें तो
इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट भी अवेलेबिलिटी भी जो है हाँ, वो कम है। ओके। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट देखें तो कार्डियोलॉजिस्ट का काम है हार्ट को, पूरे हार्ट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ठीक करना। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कार्डियोलॉजी में भी एक अलग सब स्पेशलिटी है जिसका काम है केवल इलेक्ट्रिकल सर्किट को ठीक करना। वो कुछ कार्डियोलॉजिस्ट में भी और कुछ कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि कर रहे हैं जी। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो कम अवेलेबल हैं क्योंकि डॉक्टर कम है, ठीक है। और दूसरा एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी ऐसा है कि जो गीतांजलि में जो अपना ईपी सिस्टम है वो हमने जितने भी एरिथमिया अभी हमने डिस्कस किए थे उन सब में ईपी सिस्टम वो वर्क करता है। ओके, ठीक है। और अपने पास में सारा जो जैसे 2D 3D और बाकी जो सिस्टम है जो कि अपने ईपी सिस्टम के लिए ईपी सिस्टम में काम में आते हैं, कैथेटर्स और वो सारी चीज़ें अपने पास में अवेलेबल हैं। बिल्कुल। पेस मेकर के बारे में आपने काफ़ी बताया कि 2 तार वाला, 1 तार वाला, 3 तार वाला भी होता है और कम धड़कन हो रही है तब भी लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादा हो रही है तब भी उससे कंट्रोल होता है। तो पेस मेकर लगाने के बाद क्या आम आदमी जो है आम आदमी की तरह लाइफ जी सकता है या कोई डिफरेंस आता है? बिल्कुबिल्कुल। कार्डियोलॉजिस्ट का काम है कि जो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि नॉर्मल डेली वर्क को कंटिन्यू रखना। कार्डियोलॉजी फील्ड जो है उसका प्राइम टारगेट है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क आप कंटिन्यू रखें जी, आप वर्क को छोड़ना नहीं है। तो कोई भी ऑपरेशन जो कि कार्डियोलॉजी में हो रहा है उसका प्राइम टारगेट यही है, फर्स्ट। सेकंड, पेस मेकर लगाने के बाद में आप जितना भी आपका नॉर्मल काम है वो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जी बिना डर के साथ में कर सकते हैं। ओके, अच्छा। पेस मेकर लगाने के बाद अगर आपको ये डर लग रहा है कि मैं बीमार हूँ तो वो डर भी दिमाग से निकालना चाहिए और आम आदमी की तरह आपको काम करना चाहिए। तो मैं अब ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने बताया कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आना, बेहोश होना और इस तरह की प्रॉब्लम अगर आदमी फेस कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इस बात से कॉन्फिडेंट है कि मैंने अभी चेक कराया, ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल है, अभी फिर उसके बावजूद मुझे धड़कन कम या ज़्यादा महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है या बेहोश होने की स्थिति, क्या करे और कहाँ उसको जाना चाहिए? तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो समस्याएं आपको घर पे हैं जी, अभी आप दिखाने जा रहे हैं उस टाइम पे समस्या नहीं है जी, ठीक है, आपने ईसीजी करवाया, सारी जांच करवाई, एको करवाया, सब कुछ नॉर्मल आया आपका, इवन एंजियोग्राफी भी कई बार नॉर्मल होता है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी आपको समस्याएं रहती हैं। तो ये जो समस्याएं होती हैं वो पैरोक्सिस्मल होती हैं कई बार। पैरोक्सिस्मल मतलब कभी नॉर्मल होगा, कभी धड़कन कम या ज़्यादा हो जाएगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो जिस टाइम पे नॉर्मल है आप जाएंगे दिखाने के लिए, वो आपको नॉर्मल ईसीजी में और उनमें नहीं आएगा। तो इसके लिए कई बार होता है जैसे कि एक होल्टर मॉनिटरिंग होती है, होल्टर जो कि कई बार 24 आवर, 48 आवर, इवन कई बार 5 डेज के लिए भी हम लगाते हैं। कई लोगों में जिनमें की जो समस्याएं हैं जैसे कि महीनों में आ रही हैं, 3 महीने में हो रही है, 6 महीने में हो रही है, तो उनके लिए लूप रिकॉर्डर्स होते हैं। तो वो जो एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर, इंटरनल लूप रिकॉर्डर, डिफरेंट लूप रिकॉर्डर्स होते हैं, उनके थ्रू हम बहुत लंबे ड्यूरेशन का भी ईसीजी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि किस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, मतलब आपने अपना रेगुलर चेकअप कराया, क्योंकि अब ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, आम आदमी अपना जो एक साल के अंदर या 2 साल में जो टेस्ट होने चाहिए वो करवा रहा है, और अगर वो सब सही आ रहे हैं तो वो बिल्कुल निश्चिंत है कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसे प्रॉब्लम आ सकती है, चक्कर, और उसके बावजूद भी अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, बेहोश होने जैसा फील हो रहा है, तो आपको अब एरिथमिया पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो। थोड़ा आपने बताया कि दवा भी जब ये बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम करती है, कम होती तो भी प्रॉब्लम करती है, क्या व्यायाम से, या क्योंकि मैंने अभी जितने भी हमने शो किए सर, सब में कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली है वो हमारी बीमारियों की वजह बन रही, क्या हम अपनी जीवन शैली को बदल के व्यायाम नियमित करके इस प्रॉब्लम से भी अपने आप को बचा सकते हैं?
व्यायाम से बहुत ज़्यादा धड़कन की परेशानियों में बेनिफिट नहीं होता है। ओके जी। तो व्यायाम से जो हार्ट हार्ट अटैक बोले जी। उनमें बेनिफिट होता है, लेकिन ओके। धड़कन की समस्याओं में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं नहीं होता होता, है, ओके। क्योंकि या तो ये जन्म से होती हैं जी। या फिर ये एज रिलेटेड होती है। ओके, जन्म तो से जी। हाँ, जी। या तो ये जेनेटिक्स हाँ। के थ्रू भी डिपेंडेंट होती हैं जी। या फिर ये एज रिलेटेड होती है। ओके। तो उनमें व्यायाम से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बट हार्ट की हेल्दी लाइफ स्टाइल हमेशा हम प्रीफर करते हैं। बहुत बढ़िया, बड़ी बात, क्योंकि मैं ये पूछने वाला था आपसे कि क्या जेनेटिक भी होती है, तो आपने बताया कहीं ना कहीं जेनेटिक, यानी अगर फोर फादर्स को या फादर को ये प्रॉब्लम है तो संभावना है कि बच्चे में भी ये हार्ट रिदम की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात बताई कि व्यायाम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अपनी जीवन शैली अच्छी बना के रखना चाहिए ताकि आपको इस बीमारी तक पहुंचने में वक्त लगे या इससे बचाया जा सके। चलते चलते सर, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एरिथमिया की शिकार होने वाले हैं या हो चुके हैं, वो पहचान लें और इसका इलाज शुरू कर सकें? हाँ, जो फोकस करने वाली चीज़ है कि कई बार ऐसा है कि आपको समस्याएं हो रही हैं जी। उसके बाद में कई बार आपको नॉर्मल फील कर रहे हैं जी। कुछ ड्यूरेशन के लिए समस्या होती है, फिर आप नॉर्मल फील करते हैं। जी। और कई बार हॉस्पिटल में जब आप नॉर्मल हैं दिखाने जाते हैं जी। तो आपका सारी जांचें नॉर्मल आती हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आपको समस्याएं इस तरह की हैं तो डॉक्टर को वो इंडिकेट करें कि सर मेरे को ये समस्याएं ऐसे इतना बार हुई है और ये तब होती है, और पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करें। जी। सुनने के बाद में, जैसे आपने अगर समस्या आप अच्छे से बताते हैं, आप सारी चीज़ें अच्छे से डॉक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे होल्टर है, जैसे ILR है, ELR है, लूप रिकॉर्डर्स हैं, अगर वो आपको एडवाइस करते हैं तो वो आपको बेटर रहते हैं। कई बार ऐसा भी है कि जो आपको समस्याएं हैं वो ECG में डिटेक्ट नहीं हो रही हैं, तो डायरेक्ट ही हम उनको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी के थ्रू डायरेक्ट ही हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं। अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमें हमेशा ECG लगा के रखना है, हम आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी के थ्रू भी, हमारे पास में डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उनके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं जी। तो फर्स्ट डायग्नोसिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होना भी उतना ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये समस्याएं अल्टीमेटली कई बार पेशेंट डिमाइस भी करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी जानकारियाँ डॉक्टर गौरव कुमार मित्तल साहब ने हमें दी। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्डियो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव कुमार मित्तल हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने उन बीमारी के बारे में, उन बीमारियों पे बातचीत की जो हमारे हृदय से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं और कई बार हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। हम बाहरी ECG और जो बाहरी टेस्ट हैं उनको करवाने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ECG शरीर के बाहर इलेक्ट्रोड्स लगाकर डायग्नोस की जाती है, ये दिल के अंदर लगा के EPF किया जाता है, तो उससे या आपको कराने की कई बार ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं, बेहोश यानी जिस स्थिति में है, पसीना आ रहा है या सांस फूल रही है, धड़कन बढ़ रही है और इसके अलावा किसी और बीमारी से आप ग्रसित नहीं है, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एरिथमिया के शिकार हैं। एरिथमिया की दो कंडीशन जो उन्होंने बताई कि धड़कन बढ़ने पे भी ये प्रॉब्लम एरिथमिया होती है और कम होने में भी होती है। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो तुरंत इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे इस बारे में, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के साथ आप डिस्कस करें, ताकि आपकी जो दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसे डायग्नोस किया जा सके। जितना जल्दी और जितने सही डायग्नोस होगा उतना बेहतर इलाज आपको मिल पाएगा और अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। बड़ी बात आपने बताई कि अगर आपके पेरेंटल प्रॉब्लम, फादर को या फोर फादर को ये प्रॉब्लम रही है तो संभावनाएं बढ़ती हैं, आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर पूरी तरह अपनी प्रॉब्लम को समझाएं ताकि वो आपकी
जो साधारण बीमारियों के साथ साथ उन बीमारियों पर भी फोकस कर सकें जिन्हें बाहरी जांचों से नहीं समझा जा पा रहा है, तो इंटरनल चेकअप उनके किए जाएं और उन बीमारियों को डायग्नोस करने के साथ उनका भी इलाज किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव कुमार मित्तल साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी कि आप जिन बीमारियों के लक्षण नहीं होने के चलते निश्चिंत हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, लेकिन धड़कन बढ़ने और घटने की एक ऐसी बीमारी है जो बिना किसी दूसरी बीमारियों के भी आपको अफेक्ट कर सकती है। व्यायाम से इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ये भी आपने बताया, लेकिन अपना जीवन शैली आप अच्छा रख के इससे बच सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी ये डायग्नोस हो और इसका इलाज मिल सके। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर हमें मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, उन सवालों के जवाब भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त पूरी टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।